जब ये हमारी सबकी साझा लड़ाई है तो अकेला चंद्रशेखर आजाद संघर्ष क्यों करे? हर उस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा जो इस आजाद भारत में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहता है, और जो नहीं जीना चाहता वो मत करे संघर्ष, क्योंकि इतिहास आपको प्रेरणा देता है। इतिहास ये कहता है इतिहास सीख देता है और ये कहता है कि जो भी कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और आपका इतिहास ये है भारत में कि आप 4 से 5,000 साल रोते रहे, चिल्लाते रहे, जुल्म जाते अत्याचार का शिकार हुए, किसी ने आपके दर्द को नहीं सुना। फिर आपके बीच के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, वो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गए। आपने कम पैमाने में साथ दिया तो कम तरक्की हुई। इस दिन आप खुल के साथ दोगे, आपकी सारी गुलामी की बेटियां जड़ से कट जाएंगी। मेरा वादा है आपको, इस मंच से कह रहा हूं बाराबंकी। जब आपने साथ दिया, चाहे आपने छत्रपति साहू जी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का साथ दिया हो, चाहे आपने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया हो, चाहे आपने मामला रामसू वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का साथ दिया हो, चाहे आपने जगन्नाथ कपूर ठाकुर का साथ दिया हो, संतराम बी प्रजापति का साथ दिया हो, जब भी आपने साथ दिया तभी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हो। और जब आपने संघर्ष से मुंह मोड़ा, जब आपने माननीय काशीराम साहब का साथ दिया, तो एक गरीब के बेटे को कुर्सी मिली और उस कुर्सी से वो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा और दहाड़ के उसने कहा कि अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम बिना अधिकारों के नहीं रहेंगे। ये मंच है और मैं समझता हूं कि बड़ा टीवी मीडिया तो हमें नहीं दिखाता तो अपने मतलब के लिए दिखाता है, उतना ही दिखाता है जितना दिखाना चाहता है। तो अच्छा अवसर है प्रचार करने का भी, तो मैं तो अवसर को नहीं चूकने वाला। जो कमी खामी थी वो तो धर्म कर्म सब पे हमारे तमाम साथी बोल चुके। रामेश्वर पवन जी कोई तोड़ नहीं है, पूरा जीवन संघर्ष में लुटा दिया, लेकिन हमारे यहाँ इज्जत पैसे वाले लोगों की होती है, पद वालों की होती है, गाड़ी घोड़े वालों की होती है, संघर्ष प्रतिभा की इज्जत नहीं होती। इसलिए रामेश्वर पवन यहाँ बैठे। अगर वास्तविकता में प्रतिभा की वो सम्मान होता तो रामेश्वर पवन जी वहां दिल्ली की संसद से भाग रहे होते और इनका मुकाबला करने के लिए किसी की हैसियत नहीं होती, कोई जवाब नहीं पता इनका। लेकिन आपको रामेश्वर पवन नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपको पता है, मुझे नहीं बताना है कि आपको क्या चाहिए। हम पे एक साथी प्रोफेसर हमारे चले गए, ठेकेदारी में जो प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया। हमारे साथी आर.एस. पटेल जी ने आपको जो सरदार सेना के अध्यक्ष से बड़ी विस्तार से सारी चीजें बताई, और मेरे भाई नीरज साहब ने भी आपको जो है अंधविश्वास पाखंडवाद में सब कुछ बताया। इस पे तो तुमने सुन लिया, लेकिन मेरा काम इस पे बताना नहीं है, इससे तो पेट भर गया होगा। कितनी देर तक याद रखोगे इनकी बातों को? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? कल तो फिर आपको अंधविश्वास पाखंडवाद में जीना है, कल तो आपको फिर अपनी किस्मत के फैसले दूसरों से कराने हैं। कल आपके यहाँ शादी ब्याह कुछ भी हो तो आपको किसी और के यहाँ मसला देखना है, वो तय करेंगे किस डेट में शादी होगी, किससे शादी होगी, क्यों शादी होगी, क्यों नहीं होगी, ये सब आपने उनके भरोसे छोड़ा है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो दिल में मेरे आग लगी, मैं वही बात आपसे करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा मीडिया बनकर आप मेरी बात को समाज में पहुंचाने का काम करोगे, अगर आप वास्तविकता में मुझसे संघर्ष कराना चाहते हैं। और अगर आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करोगे तो मैं गारंटी से देता हूं, कहता हूं कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं, जो सिर्फ आप नहीं हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खून का एक खतरा लुटा दिया, वो दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा और इसी सदी में आएगा, 21वीं सदी में। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। मैं याद करता हूं, मैं क्यों निकलता हूं, हमें भी चुनाव के समय निकलना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं, मैं इसलिए निकलता हूं क्योंकि एक राह ड्राइवर महापुरुष हमें कहते हैं कि
जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती, हम जिंदा कौम हैं और हम जागे हुए लोग हैं, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम अपने महापुरुषों के कारनामों को लूटने नहीं देंगे और लूटने वाले को चैलेंज करना चाहते हैं कि याद रखो अभी महापुरुषों का खून, उनके बच्चे जिंदा है, आमना सामना होगा, आर पार का मुकाबला होगा। आप लोग तैयार हो जाओ, मैं अपने समाज को तैयार कर रहा हूं। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में जाकर हम कोई बात कहते नहीं सुनते, तो मैं गोरखपुर गया सुनाने के लिए और मैंने उनसे कहा गौर करना हमारे नौजवान साथी, हमारे नेता लोग यहाँ बैठे, कि जो बात मैं आपसे कहता हूं उसको जाके कहा करो, नहीं कहोगे तो बात मुंह तक रह जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो कोई क्रांति नहीं पैदा होगी जमीन पे। हर आदमी नहीं आता सभा में, हर आदमी नहीं देखता मोबाइल। अभी तो हमारे लोग रोजी रोटी के सुबह सुबह उठ के संघर्ष करते हैं, तब जाके घर में रोटी आती। तो मैंने अभी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिए सबसे पहले प्रावधान किया, फिर 41-42 लिखा, पहले 40 लिखा और 40 में पिछड़े वर्ग के लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए तरक्की के लिए, इसकी व्यवस्था की। और उस समय की जो तत्कालीन सरकार बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि ये तो टेम्परेरी सरकार है, जब नई सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 340 के प्रावधान को लागू कराएंगे। और उसी के देखा देखी काका कालेकर आयोग 1953 में बना, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी कि काका कालेकर आयोग जो है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। उन्होंने उस फाइल को, जो पिछड़े वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़ा करती, जो आपको आपकी संख्या या हिस्सेदारी देती, उसको डस्टबिन में फेंकने का काम किया। फिर दोबारा से आंदोलन जारी हुआ, एक तरफ कमंडल का आंदोलन, एक तरफ मंडल का आंदोलन। बीपी मंडल जी के नेतृत्व में फिर मंडल कमीशन बना, उनकी सिफारिशों को फिर से जो है डस्टबिन में फेंक दिया गया। फिर एक आंदोलन जन्मा, जिनकी समझ में आर्टिकल 340, उन्होंने एक नारा दिया, क्योंकि जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जनता दल का जब नेतृत्व आया, उन्होंने नारा दिया था कि हम मंडल कमीशन लागू करेंगे, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करेंगे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपके वादे का क्या हुआ? आपने कहा था मंडल कमीशन लागू करो। फिर एक नारा आया संघर्ष में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, वोट के जरिए सरकार बनी, दूसरे तय किया, तो इन्होंने न्यायपालिका के जरिए 52% ओबीसी को 27% आरक्षण, उनका आधे से ज्यादा हिस्सा छीन के देने का काम किया। वो भी आधा हिस्सा जो है आज तक नहीं मिल रहा। उसमें भी मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें मानी गई। ये देखो मेरा समाज सोया हुआ, उनकी इतनी सिफारिशों का नजरअंदाज करके 2 सिफारिश मानी गई थी मंडल कमीशन की। आज भी मंडल कमीशन की फाइल धूल भाग रही है। देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान के, जब वो 2013 में आए चुनाव प्रचार में, उन्होंने भी कहा मेरे लोगों से कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, पिछड़े वर्ग पिछड़ी मां का बेटा हूं, हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। हमारे लोगों ने दिल खोल के उन्हें वोट दिया कि हो सकता है ये मंडल कमीशन लागू कर दे। लेकिन अंत क्या हुआ कि मंडल कमीशन तो दूर की बात, ये सरकार जातिगत जनगणना कराने को राजी नहीं। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने फिर तय किया, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस नारे को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। भारत में संख्या हमारी भारी है, लेकिन हिस्सेदारी के साथ चोरी हमारी ज्यादा हो रही है। इसलिए हमने तय किया, हमने सरकार से जब कहते हैं कि कराओ जातिगत जनगणना, जब हम कहते हैं कि 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण दो, जब 100 पद आएंगे डीएमएसएसपी के, 100 में से 52 बच्चे पिछड़े वर्ग के जाएंगे, तो ये कहते हैं कि अभी हमारे पास सरकार के पास साधन नहीं है, देश के पास साधन नहीं है। तो हमने उसकी भी काट निकाली और हमने कहा कि 27% आरक्षण आपने दिया है, लेकिन अभी 2022 में जब ईडब्ल्यूएस पे फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उन्होंने कहा कि 50% की टैक्स खत्म हो गई है। जब उन्होंने 50% की टैक्स खत्म कर दी और आपने हमसे कहा, जब आपने 27%
आरक्षण दिया कि 50% की कैब के कारण 27% आरक्षण मिल रहा है, तो हमने मांग उठाई है कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी अब इस देश में लागू होनी चाहिए। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण भी देश में मिलना चाहिए, ये मांग हमने उठाई। तो सरकार का जवाब आया कि अभी भी साधन की कमी है। तो हमने कहा ठीक है, अगर साधन की कमी है तो 27% से अलग वो पिछड़ी जातियां जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, उन अति पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से आपको करानी चाहिए। जब उन 15% आरक्षण को पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में जाने का मौका मिलेगा, हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि जिनका कभी क्लर्क भी नहीं बना, पटवारी भी नहीं बना, उनका भी जब IAS IPS बनेगा तो उन समाज के बारे में भी आवाज उठेगी। हिस्सेदारी का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, ये नहीं होता है। समाज के हाथे पे गए हुए सारे आदमी की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी हमने मांग की है कि अति पिछड़ी जातियों को 27% से अलग, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी तो 52% बैठती है, लेकिन आप पे साधन कम है, तो 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था सरकार कराए। और उसके साथ यहाँ 66 जातियां चिन्हित की गई हैं दलित समाज की, 60 दिखती नहीं है, 6 दिखती है मात्र। हमने मांग की, हमारा दिल बड़ा है, हम ईमानदार से बहुजन बनाना चाहते हैं कि उन 60 जातियों को भी संख्या के आधार पर 5% आरक्षण अलग से जो अब तक मिल रहा है उसके अतिरिक्त देने की व्यवस्था सरकार करे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार के हलक में हाथ डाल के हम ये आरक्षण दिला के रहेंगे अपने लोगों को। इस सरकार को मेरी चुनौती है, ये बात सरकार याद रखे, ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा, और जिनकी संख्या ज्यादा होगी इनके हितों की रक्षा वो खुद करेंगे। इसलिए हम लोग जगाने के लिए निकले कि उन अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को भी अब आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, ये लड़ाई, जिस लड़ाई की शुरुआत के दौर में आज फिर हम दोबारा से खड़े हुए हैं, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भी आपको मेरी बात पर गौर करना पड़ेगा। कैसे होगा सामाजिक परिवर्तन? किसी भी परिवर्तन के लिए शक्ति की जरूरत होती है, और भारत में जो शक्ति है वो सत्ता के पास है। आप सत्ता से दूर हो, सत्ता आपके आसपास भी नहीं, बताओ परिवर्तन कैसे होगा? आपकी जो समस्याएं हैं, जिनके लिए रोज आप उम्मीद करते हो कोई सरकार बने, कोई मसीहा आए, कोई सोचे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर आपको वोट का अधिकार दे गए हैं। उस वोट के बदौलत आप अपना राज स्थापित करके उन सारी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। कब तक दूसरों पे भरोसा करते रहोगे मेरे साथी? अब आपको पहले राजतंत्र था, राजा महाराजा आमने सामने होते थे, सेना सामने सामने होती थी, तलवार भाले चलते थे, बंदूकें चलती, तोप चलती थी, ऊंट हाथी घोड़ों पे युद्ध होता था, कत्लेआम होता था, तब जाके सत्ता बदलती थी, राज बदलता था। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से, उनके साथियों के प्रयास से, छोटू राम के प्रयास से आज ऐसे बटन दबाना पड़ता है। अपना मुखा भी तैयार नहीं कर पाओ तो बताओ मानसिक गुलामी तुमसे कितनी छुपी है। अब तक आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हुए। मैं आपको इतिहास बताता हूँ, भारत का नील भाई ने जिक्र किया भोपाल के आंदोलन का। गया था मैं भोपाल, क्योंकि अभी जो अवसर है वो भी समानता के रूप में नहीं आए, लेकिन कुछ दल पिछले दरवाजे से, दल क्या, वो भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों में जानता हूं उनको, वो पिछले दरवाजे से एक आंदोलन करवा रहे थे। और आंदोलन क्या था कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, जैसे इनके भाषण में दिया था। मुख्यमंत्री अगले दिन जो मांगे हमने उठाई 31 उन पर घोषणा करने लगे, लेकिन सबसे जरूरी मांग ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो पोल खुलेगी कि किस जाति के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, किस जाति के हाई कोर्ट में कितने जज हैं, किस जाति के यूनिवर्सिटी में चांसलर हैं, किस जाति के उत्तर प्रदेश में कितने थाना जज, कितने CO पोस्टिंग पे है, कितने IAS IPS पोस्टिंग पे है। इन सारी बातों की, और देश में भी जो सरकारों में है उनकी सबकी पोल खुलेगी। ये किसकी जाति के कितने केंद्रीय सचिव हैं, किस जाति के राज्य सचिव हैं,
ये सारी पोल तब खुलेगी। कौन इस देश में भ्रष्ट व्यवस्था बना रहा है? हमारे लोग तो सचिवालयों में अगर हैं भी तो उन पदों पे बिठा रखे हैं कि वो बेचारे कलम भी नहीं चला सकते, फाइलें उठाने में लगे हुए कर्मचारी हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के माइनॉरिटी लोग कर्मचारी, इनके लोग बैठे हुए बड़े पैमाने जिनकी सरकार है। अभी मैं गया गोरखपुर, नीरज भाई मैंने डाटा मंगाया, 30 से ज्यादा शायद थाने हुआ और 28 से ज्यादा 2 जातियों के थाना थे, 28 से ज्यादा, और जातिवाद हम कर रहे हैं। और हमारे लोग धर्म के नाम पे उनको वोट दे रहे हैं, बाद में कह रहे हैं साहब ये हमें जूते मार रहे हैं। भाई जब आप उनको वोट दोगे तो आपको जूते नहीं मारेंगे, बताओ। ये हालत है। मैं आपका गौर करना चाहता हूं इस बात पे। सबसे ज्यादा शोषण हम पे तब होता था जब इस देश में संविधान नहीं, और उस समय के जो हमारे लड़ाका महापुरुष थे उन लोगों ने उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और संकल्प लिया और ठान के इस लड़ाई को लड़ा। और देखो आज हमारे पास अवसर है, आज हम कुछ को लड़ते हैं, आज हम वोट देते हैं, आज हम हवाई जहाज में घूमते हैं, आज हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अपनी गाड़ियों से घूम रहे हैं, हमारा मन चला है। ये सब हुआ संकल्प के कारण। लेकिन क्या उसके बाद हम लोग संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है? आज का जो नौजवान इस अपमान को महसूस करता है, उस अपमान को दूर करने के लिए वो क्या तैयारी कर रहा है? अगर तैयारी करनी है तो ये करो कि किस तरह से इस देश की राज व्यवस्था पे हमारे लोग काबिज हो, क्योंकि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों के साथ कोई अत्याचार नहीं करता, जिनका राज होता है वो किसी से कुछ नहीं मानते, जिनका राज होता है उनको अन्याय अत्याचार अपमान नहीं सहना पड़ता। आज भी देश में जातिवाद उसका आलम यह है कि आज भी घोड़ी पे चढ़ने पे, मूछे रखने पे, पानी पीने पे, तमाम तरह की सुविधा हासिल करने पे आज भी अपमान होता है, आज भी हालात वही के वही है। तो बताओ इस देश में मानसिक रूप से क्या बदला 70 सालों में? मैं भी गया दोबारा से, हमारा एक साथी किशन लाल यादव बागरी 12 तारीख के आंदोलन में उनकी जान चली गई। मैं उनके घर गया, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, देश का आजाद लोग 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, देश में लोकतंत्र आए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनका घर कच्चा है, उनका घर कच्चा है, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने अपने साथियों कहा कि जब तक इस प्रदेश में सबके घर पक्के नहीं हो जाते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हमने संगारगे जी महाराज जी की जयंती पर कल की है। हमने अपने साथियों से कहा, गांव के साथी वहां काम करते हैं, हमने उनसे कहा कि 1 महीने में हर गांव का डाटा तैयार करो और जितने कच्चे मकान हैं उन सबको कहो कि हमारा वादा है कि बिना सरकार के जब छीट के हम आपके पक्के मकान बनवा के दिखाएंगे। ये हमारा वादा है। इसके लिए हमने तय किया कि जैसे हम पे डाटा आ जाएगा हम जिले वाइज सम्मेलन करके सरकार को अल्टीमेटम देंगे, और अगर नहीं मानी सरकार, नहीं सुना सरकार ने, तो फिर भोपाल का घेराव करके मुख्यमंत्री को बताने का काम करेंगे कि हम जिंदा कौन। हम यहाँ इंतजार नहीं करेंगे। हमने सदियों इंतजार किया कि हमारी जिंदगी में जो परेशानियां उनके हल के लिए कोई कुछ करे, लेकिन किसी ने नहीं किया। आज भी आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। मैं अपनी बात रखी चला जाऊं और आप अपने घर में पढ़ के सो जाओ, इससे आंदोलन कामयाब नहीं होगा। अगर आप कामयाब करना चाहते हैं तो जो जाति व्यवस्था उन्होंने बना के हमें बांटने का काम किया, उस जाति व्यवस्था से बाहर निकल के भाईचारा बनाने का काम करो, तब जाके परिवर्तन होगा इस देश में। उन्होंने हमें बांटा अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए। हम लोग एकजुट नहीं है और एकजुट होने का प्रयास भी नहीं करिए। हमारी नालायकी। जब हम इतने बढ़िया भाषण देने लगे, इतना आप समझदार हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने लगे हैं, तो हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि एक ही प्रक्रिया से पैदा होने वाले बच्चे की जाति अलग अलग कैसे हो सकती है? इंसान की एक ही जाति है, वो इंसान है, उसका धर्म एक ही है, वो इंसानियत है। और भारत में अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है जो मानव को समान अवसर, सम्मान, स्वाभिमान का जीवन देता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित इस आजाद भारत का संविधान है, जो इंसान को इंसान की पहचान देता है। तो मैं आपसे कहना कि हमें प्रयास कर रहे हैं संयुक्त रूप से कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों में भाईचारा बने।
इस भाईचारे की जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहता हूं, जो नीचे काम कर रहे हैं हमसे साथी हमारे, कि वो भी जमीन पे भाईचारे को बनाने का काम करें, क्योंकि जब तक इस देश में भाईचारा नहीं बनेगा तब तक आपके अंदर बल पैदा नहीं होगा। जब तक बल पैदा नहीं होगा तब तक आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा। इस देश में आपके पास दो रास्ते हैं, या तो हाथ फैलाओ या फिर हाथ ताकत और इकट्ठा मुट्ठी बनाओ और अपने अधिकार ले लो। आपको फैसला करना है आपको क्या करना है। ये मैं एकता बनाने के लिए प्रयास करूंगा, मैं और मेरे साथी ये हमारी एकता को तोड़ने के लिए काम करेंगे। आपके जमीन पे आप लोग नीचे रहते गांव में, कस्बों में, गलियों में, आपकी जिम्मेदारी है कि वो एकता टूटनी नहीं चाहिए। ये झगड़े कराएंगे, फसाद कराएंगे, झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, आरोप लगाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे होने वाले सीधे साधे समाज के लोगों, अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, एकजुट हो जाओ, अपने भाई का हाथ पकड़ो, उसकी टांग मत खींचो। अगर आज भी ऐसा नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं कि जब इस देश के संविधान को ये लोग कुचल के आपको और मुझको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए वापस उस अंधिकार में लेके जाएंगे। क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? जवाब दो मुझे, क्या आप उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो? नहीं हो तो उस जीवन को वो दिन आ जाए तो उसको रोकने की क्या तैयारी है आपकी? क्या जयंती बना के रोक लोगे? क्या जय भीम का नारा लगा के रोक लोगे? जब तक आप जमीन पे समाज में भाईचारा पैदा नहीं करोगे और उनको संगठित करके आगे की लड़ाई मजबूत करने का काम नहीं करोगे, तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में आपने बड़े बड़े रहनुमा चुने, इसलिए मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से दूर रहता हूं कि ठीक है भाई, आपको अभी मेरी जरूरत यहाँ नहीं है, अभी आपको उन रहनुमाओं पे भरोसा है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आप भरोसा करो। लेकिन याद रखना कि ये लड़ाई, ये युद्ध और युद्ध में कोई भेड़ बकरी नहीं उतारता, सब लोग योद्धा उतारते हैं। आप अगर उनको योद्धा समझते तो उतारो, वरना दो मेरा साथ। अगर मैं गारंटी देता हूं आपको, आप घोषणा पत्र बना के दो, मांग पत्र उसको घोषणा पत्र बनाने का उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे, अगर आप लोग हमारा साथ दोगे तो। जिन समस्याओं के लिए आप उम्मीद करते हो सरकार करेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप मांग पत्र बना के दो, पहले इस दिन उसको घोषणा पत्र में लागू करके और आपके अधिकार सुरक्षित करके आपको अगर गौरव का जीवन यहाँ नहीं दिया, क्योंकि ये भारत, जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन्होंने पता नहीं किसका देश बताया, लेकिन ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले शाह अम्बेडकर का देश है, ये संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का देश है, ये पेरियार का देश है, ये बिरसा का देश है। और उनका इतिहास आप पढ़ो, वो हमारे पूर्वज हैं। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। साथियों, इतिहास याद करेगा, हर व्यक्ति का हर संघर्ष का इतिहास लिखा गया, इस संघर्ष का भी इतिहास लिखा जाएगा। सवाल मुझ पे भी होगा, आप पे भी होगा, और सवाल ये पूछा जाएगा कि जब इस देश को बांटने, खत्म करने, इस देश के वंचितों के अधिकारों को छीनने काम वहां की सरकारें कर रही थी, तो उस समय ये समाज के जो जागरूक लोग थे वो क्या कर रहे थे? अगर पैसा और परिवारवादी पैमाना है तो फिर मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है आपको। अगर संघर्ष पैमाना है तो बताओ कि अगर एक भी आंदोलन लड़ाई में मैंने आपको निराश किया हो तो बताओ। इस तरह जब शिक्षक भर्ती का मामला था, 4 दिन नीरज भाई गवाए, आर पटेल जी गवाए, 4 दिन में वही जमीन पे उस संघर्ष को करता रहा। और हमने मजबूर किया मुख्यमंत्री को गलती मानने के लिए कि आरक्षण में घोटाला हुआ। घोटाला 20,000 करोड़ का हुआ था, 20,000 दलित पिछड़ों के घरों में नौकरी जाती, फिर मुख्यमंत्री का 6,68 करीब है, लेकिन वो 68 भी नहीं दिए। न्याय यह है कि वो 68 नियुक्ति देते मुख्यमंत्री, और जिस शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार किया था उसने 420 का मुकदमा लिखे उसको जेल भेजते, वो मंत्री ऐसा कर रहा है और वो 20,000 बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं।
और जब मांगने गए इनके कार्यालयों पे तो मेरी बहनों पर लाठी चलाने का काम ये सरकार करती है। इस सरकार का हिसाब किताब सारा रखा है हम लोगों ने। जिस दिन हम लोगों के हाथ में ताकत होगी, सरकार के लोगों का पूरा हिसाब किताब करेंगे, मेरा वादा आप लोग। अगर नहीं आपके हाथ में ताकत होगी तो ये होगा आपके अधिकार आपके और मिलेंगे उनको, छिन जाएंगे अधिकार जो आज हो रहा है। जागरूक लोग होते ये कहने के लिए मैं बाराबंकी के आया हूं कि अगर मुत्तहिद रहोगे, एकजुट रहोगे, मिलके चलोगे तो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और अवसर का जीवन मिलेगा। और अगर भटके रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में और गले में होंगी, मेरे भी होंगे आपके साथ। क्या आप उन बेड़ियों को गले में डलवाने के लिए तैयार हो? जो स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिला है इसको खत्म करवाने के लिए तैयार हो? तो फिर अपनी एकता को मजबूत करो, भाईचारा पैदा करो और अंधविश्वास काफिरवाद से दूर होके अपनी लड़ाई को जमीन पे लड़ने का काम करो, संगठन को मजबूत करो, भाईचारा बनाओ। और जो नौजवान लोग आए जो मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जब मैंने काम शुरू किया था ना अविनाश, मेरे जिले में 1268 संगठन रजिस्टर थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू, व्यादास कबीर के नाम पे 1268 और उन 1268 में से 12 भी समाज का काम नहीं करते। हमें ये कहा जाता है राजनीति बहुत बुरी चीजें से दूर रहना चाहिए। आप बताओ अगर राजनीति बुरी चीज है तो हमारा आदमी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना देश में? फिर वो प्राइम मिनिस्टर वही क्यों बन रहे भाई? अगर बुरी चीज है, सब कुछ तो राजनीति से तैयार रहा है। जो जज फैसला देते हैं वो राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, आयोग के चेयरमैन हो जाते हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जो नौजवान समाज इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके दिल में आग लगी है, उनको आंदोलन में सीधी तैयारी करनी चाहिए। मैदान सज चुका है, समय इंतजार नहीं करेगा। जिसके दिल में आग है, जो चाहता है कि हम स्वाभिमान सम्मान के साथ जिए, उनको इस संघर्ष को, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ये बाराबंकी की धरती है। यहां मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी सम्मान मिलता है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहां संघर्ष करने वाले लोगों को भी आप लोग सम्मान दोगे। मैं यहां संघर्ष करने वाले अपने सभी साथियों से कहता हूं, वो किसी भी दल संगठन में हो। मैंने एक कहानी पढ़ी थी बहुत दिन पहले कि जब जंगल में आग लगी थी। एक जंगल में जब आग लगी तो उस जंगल में एक ऊंचे स्थान पे जगह थी, जैसा ये जंगल और ये स्टेज जो है, एक ऊंचा स्थान था जो एक दूसरे के जन्मजात विरोधी होते हैं। सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, घेर और शेर, वो भी एकजुट होके उस ऊंचे स्थान पे चले गए, इस बात को मानकर कि पहले जान बचा लेते फिर लड़ लेंगे आपस में। लेकिन उन जानवरों को समझ आया, लेकिन मेरे लोगों को समझ नहीं आया कि भाईचारा बहुजन समाज में बनना चाहिए। जानवरों को यह समझ आया कि हम एकजुट होकर ही आज का जो आंदोलन, आज का जो संघर्ष चल रहा है उससे लड़ सकते हैं। लेकिन मेरे समाज को समझ नहीं आ रहा, इन बहुजन समाज को। इसलिए इनको इनका भाई होने के नाते बताने के लिए आया हूं कि एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ो और आपस में प्यार पैदा करो। वो भी नफरत बांट रहा है, आप भी नफरत बांटोगे, बताओ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबके लिए मंगल कामना और ये उम्मीद कि मेरे जाने के बाद आप लोग घर में पड़ के नहीं सोओगे, आप लोग मैदान में निकल के काम करोगे और लोगों को जोड़ने का प्रयास करोगे, भाईचारा बनाने का प्रयास करोगे, अपने जीवन को कुर्बान